एक तो आता है डिफ्रेंसिएशन और दूसरा आता है इंटीग्रेशन। तो डी वाई बाई डी एक्स, कभी भी कोई टर्म ऐसे लिखा हो तो उसको हम ऐसे रीड करते हैं, डिफ्रेंसिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब अगर y की वैल्यू x की पावर में गिवन हो, जैसे x की पावर n गिवन है, तो जब हम उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा n मल्टीप्लाई बाई एक्स की पावर n माइनस वन। n मल्टीप्लाइड बाई मतलब पावर को इंटू कर लो और पावर में से एक कम कर लो। जैसे एक एग्जांपल देखो कैसे करते हैं। सपोज हमें x की पावर 5 को डिफ्रेंशिएट करना है, तो हम उसको ऐसे लिखेंगे डी एक्स की पावर 5 अपॉन डी एक्स। और डिफ्रेंशिएट करते कैसे हैं, पावर से पहले इंटू कर लो और फिर पावर में से एक कम कर लो। सो आ जाएगा हमारा ये 5x की पावर 4। ठीक है। अगर कोई भी कांस्टेंट टर्म्स को डिफ्रेंशिएट करना है, जैसे डिफ्रेंशिएशन ऑफ ओनली 5, तो ये याद रखना 0 हो जाता है। किसी भी कांस्टेंट टर्म को अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो 0 आता है। ठीक है। अब ये डिफ्रेंशिएशन का यूज क्या है और कैसे मतलब क्वेश्चंस वगैरह आ सकते हैं, तो सबसे पहले कुछ फॉर्मूले याद रखना। अगर कभी हमें वेलोसिटी निकालनी हो तो उसको हम लिखते हैं डी एस बाई डी टी। वेलोसिटी इक्वल्स टू डी एस बाई डी टी, यानी डिफ्रेंसिएशन ऑफ एस विद रिस्पेक्ट टू टी, मतलब डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर कभी हमें एक्सेलरेशन निकालना हो तो हम लिखते हैं डी वी बाई डी टी। इसका मतलब डिफ्रेंसिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब क्या तुम लोगों ने पहले भी कभी बचपन में ये सुना है डिफ्रेंसिएशन, या फर्स्ट टाइम सुन रहे हो? तो देखो बचपन में हमने सुना था, एक ना न्यूटन का सेकेंड लॉ था जिसमें बोला गया था फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद टाइम। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद टाइम। ये सेकेंड लॉ हमने पढ़ा था 9th क्लास में। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ का मतलब याद रखना डिफ्रेंसिएशन। कभी भी ये वर्ड यूज हो ना, रेट ऑफ चेंज, तो मतलब समझ लेना कि उसमें हमें डिफ्रेंशिएट करना ही करना है। ठीक है। तो पहले ये दो फॉर्मूले जो है ऊपर वाले, ये तीसरा फॉर्मूला तो खैर लॉज ऑफ मोशन में आएगा, इसकी टेंशन नहीं लो। ये दो फॉर्मूले नोट कर लो, फिर मैं सिखाता हूँ कैसे क्वेश्चंस करते हैं इससे। सपोज हमारा लिखा हुआ है वेलोसिटी इक्वल्स टू 3t² प्लस 4। ओके। और पूछता है क्वेश्चन में फाइंड एक्सेलरेशन एट t इक्वल्स टू 0 सेकेंड या t इक्वल्स टू 1 सेकेंड। ऐसे दो क्वेश्चंस मान लेते हैं। कैसे निकालेंगे? अगर हमें वेलोसिटी टाइम के टर्म्स में दिया हो, इसका मतलब हम इसमें डायरेक्टली टाइम पुट करेंगे तो सिर्फ वेलोसिटी आएगा और एक्सेलरेशन नहीं आ पाएगा। एक्सेलरेशन के लिए हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो एक्सेलरेशन होगा डी वी बाई डी टी, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। डी वी बाई डी टी को ऐसे पढ़ सकते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या होता है? डिफ्रेंशिएशन। तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए पहले इसको ऐसे लिख लो 3t² प्लस 4 अपॉन में डी टी। यहाँ तक हमने कुछ करा नहीं है, सिर्फ इसको लिखा है अच्छे से। अब डिफ्रेंशिएट करते हैं। देखो जो मैंने रूल सिखाया था उसके अकॉर्डिंग पहले पावर को मल्टीप्लाई करते हैं नंबर के साथ, तो 2 3 6 हो जाएगा, और फिर पावर में से एक कम कर देते हैं, तो 2 में से 1 कम, एक कम करेंगे तो 1 आएगा। दूसरा टर्म जो है 4 को डिफ्रेंशिएट करना है, तो 4 एक कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म उसको बोलते हैं जिसके साथ t वाला कोई भी टर्म ना हो, x वाला कोई, मतलब जिससे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं उसका टर्म ना हो तो वो कांस्टेंट हो जाता है। तो 4 कांस्टेंट टर्म है, इसलिए इसका डिफ्रेंशिएशन 0। तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी 6t। तो एक्सेलरेशन आ गया कितना? 6t। अब क्या करोगे एग्जाम में, मतलब जो फर्स्ट पार्ट में पूछा क्या है, एट t इक्वल्स टू 0, तो इस इक्वेशन में जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आई है ना 6t, इसमें t की वैल्यू 0 डाल के देखो, 6 इंटू 0, 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जो सेकेंड पार्ट में हमें पूछा है वो है एट t इक्वल्स टू 1, तो उसको लिखेंगे 6 इंटू 1, दैट इज 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, नोट कर लो इसको। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू 4t³ प्लस 3t² प्लस 2। इसमें हमें निकालने दो चीज़ें, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड।
इसको कैसे करेंगे पहले समझ लो। वेलोसिटी का मतलब होता है ds बाई डी टी, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। तो जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, पहले तो तीनों टर्म्स लिख लो, फिर डिफ्रेंशिएट करते हैं। देखो पहला टर्म क्या है, t की पावर 3, यानी 3 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे टर्म को तो आएगा 12t, और फिर t की पावर में से एक कम कर देंगे तो 3 में से एक कम करेंगे तो 2 आएगा। तो पहला टर्म आया हमारा 12t स्क्वायर। दूसरा टर्म क्या आएगा, तो ये 3t स्क्वायर, तो 2 से पहले मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 6t, और फिर ये 2 क्या है, कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तुम चाहो तो इस मतलब क्वेश्चन को मैं एक और पॉइंट बढ़ा देता हूँ, जैसे मान लो ये 2t हो गया और लास्ट में ये 1। ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हो गया, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया 2t, यहाँ पे लिख दिया 1। बहुत सारे टर्म्स हो गए, बट इससे तुम्हें क्या होगा ना, हर तरह की पावर समझ में आ जाएगी। तो देखो ये वाला टर्म देखते हैं, 2 के साथ t मल्टीप्लाई में है, t की पावर में क्या होता है, अगर कुछ भी नहीं लिखा मतलब 1 होता है, पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, और फिर t की पावर में से जब एक कम करेंगे तो वो हो जाएगा 0। सबसे लास्ट वाला कांस्टेंट टर्म है, और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। अब इसको अच्छे से अरेंज कर लो, तो ये आएगा 12t स्क्वायर प्लस 6t प्लस t की पावर 0 तो 1 होता है, तो सिर्फ ये बच गया 2। ठीक है, तो ये आ गया हमारा वेलोसिटी। इसको अच्छे से नोट कर लो ताकि मैं फिर एक्सेलरेशन बताता हूँ। वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करो, एक्सेलरेशन को लिख दो dv बाई डी टी, फिर इस पूरे को डिफरेंशिएट करेंगे कैसे, अब इतने डिफरेंशिएशन करके एक चीज़ तो पता चल गई होगी तुम लोगों कि ये से पहला टर्म तो चलो 24t की पावर 1 लिख देंगे हम, यानी 24t। अगर किसी भी नंबर के साथ सिर्फ t की पावर 1 लगा है तो डिफरेंशिएट करने के टाइम जस्ट उसको हटा दो, मतलब t को हटा दो, सिर्फ 6 आ जाएगा। और तीसरा टर्म क्या है, ये 2 लिखा हुआ है, 2 एक कांस्टेंट टर्म है, और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो उसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब तुम लोग अब डायरेक्टली ऐसे टर्म हो तो आंसर लिख सकते हो। तो ये मैंने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों की इक्वेशन लिख दी है। टाइम की जो वैल्यू दी थी 1, वो पुट कर लो, आंसर आ जाएगा। समझ आ गया हर्ष? इंटीग्रेशन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है इंडेफिनिट और दूसरा होता है डेफिनिट। इंडेफिनिट उसको बोलते हैं जिसमें लिमिट नहीं पता होती कि हम कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करने वाले हैं, और डेफिनिट वो होता है जिसमें लिमिट पता होती है हमें। जैसे ए से बी तक ऐसे लिखा हो ना एरो पे, तो इससे हमें पता चलता है कि ए से बी तक इंटीग्रेट करना है। अगर किसी भी नंबर की पावर में n लिखा हो और इंटू डी एक्स, पहले तो इसको रीड कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n इंटू डी एक्स। अब इंटीग्रेट करते कैसे वो समझ लो। किसी नंबर की पावर में अगर n लिखा होता है तो सिंपल, ये डिफ्रेंशिएशन से भी ईजी होता है। पहले उस पावर में 1 ऐड कर दो, फिर जो भी आया आंसर, मतलब 1 ऐड करने के बाद जो भी आता है उसको नीचे लिख दो। और क्योंकि ये इंडेफिनिट है तो इसके लास्ट में एक कांस्टेंट लिखना होता है, तो प्लस में तुम या तो कांस्टेंट की जगह पे c लिख लो या k लिख लो, कुछ भी लिख सकते हो। प्लस मतलब एक कांस्टेंट लगाना होता है, जो भी तुम्हारा आंसर है। अगर इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है तो लास्ट में लिखोगे कांस्टेंट। डेफिनिट वाले में क्या होता है, इंटीग्रेट तो ऐसे ही करते हैं, बिल्कुल सेम, कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन इसमें लिमिट पुट करते हैं a से b तक, ऐसे नीचे a ऊपर b। पहले इसको नोट कर लो, फिर मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि कैसे होता है ये। सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन है, वेलोसिटी इक्वल्स टू 2t स्क्वायर प्लस 3, ऐसे लिखा है सिंपल, 2t स्क्वायर प्लस 3 लिखा है। हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट। दो पार्ट्स हैं, पहला तो इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट निकालो, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, और सेकंड क्वेश्चन है फाइंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू 1 सेकेंड। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं।
तो सबसे पहले हमें जानना ये ज़रूरी है कि डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जैसे तुमने वेलोसिटी को जब डिफ्रेंशिएट मतलब किया था, डिस्प्लेसमेंट को तुमने डिफ्रेंशिएट किया तो क्या आया था, वेलोसिटी। उसी तरह अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके वेलोसिटी को इंटीग्रेट कर दें तो आ जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। ये याद रखना। जैसे एक और फॉर्मूला हमने पढ़ा था, एक्सेलरेशन होता है dv/dt, मतलब वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करके क्या आया था, एक्सेलरेशन। इसी तरह अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर दें तो एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करके वेलोसिटी भी आ जाएगा। तो पहले ये फॉर्मूले लिख लो इंटीग्रेशन वाले, कि अगर कभी डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो वेलोसिटी को इंटीग्रेट करना होता है, और अगर कभी वेलोसिटी निकालना पड़े तो एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करते हैं। और ये तभी करते हैं जब टाइम के टर्म्स में दिया होता है चीज़ें। इसको नोट कर लो पहले, फिर हम क्वेश्चन करते हैं। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। फर्स्ट पार्ट से हमें क्लियरली पता चल रहा है कि वेलोसिटी को इंटीग्रेट करना है, तो हम कर लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 2t² + 3 × dt। अब इंटीग्रेट करेंगे कैसे, देखो पहले पावर में जो है उसमें 1 ऐड करो। जैसे पावर में 2 है तो 2 + 1 हो जाएगा 3, और नीचे वही लिख देना है, ठीक है। ये वाला जो टर्म है ना 3, ये अकेला टर्म है। इसको समझो कैसे करते हैं। कोई भी टर्म अगर कांस्टेंट लिखा होता है ना तो उसका मतलब होता है उसके साथ t की पावर क्या है, 0, क्योंकि t की पावर 0 1 होता है। तो जस्ट हम क्या करेंगे, पावर में एक ऐड करेंगे तो 1 आएगा और नीचे 1 आ जाएगा। मतलब ये आ कितना रहा है, 3t। 3 को इंटीग्रेट करने पे क्या आ रहा है, 3t आ रहा है। तो तुम डायरेक्टली लिख सकते हो कि जब भी कोई कांस्टेंट टर्म लिखा हो ना तो उसका इंटीग्रेशन में t लगा देते हैं, मतलब जिसके साथ भी इंटीग्रेट कर रहे हैं। अगर 3 को इंटीग्रेट करना होता है x के साथ तो 3x लिख देते हैं। तो यहाँ पे 3 को t के साथ कर रहे हैं ना, dt लिखा है तो इसलिए ये हो जाएगा 3t। ये याद रखना, कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंसिएशन 0 होता है, लेकिन इंटीग्रेशन करने में वही टर्म लगा देते हैं जिसके साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो ये हमारा इंटीग्रेशन ख़त्म हो गया, लेकिन क्योंकि इंडेफिनिट है इसलिए लास्ट में एक c ऐड कर देंगे कांस्टेंट। समझ आया सर? ये पता कैसे? देखो ये डेफिनिट कैसे पता चला। फर्स्ट पार्ट में तुम्हें सिर्फ डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन पूछी है ना, ठीक है। हाँ सर। तो इससे पता चलता है कि हमें इक्वेशन लिखना है, वैल्यू नहीं निकालनी। वैल्यू तब निकालना होता है जब लिमिट गिवन हो, जैसे 0 से लेके 1 तक, ठीक है। तो जिसमें हाँ लिमिट सर। दिया होता है उसको हम समझ जाते हैं कि वो डेफिनिट वाला है। ये इंटीग्रेशन समझ आएगी नहीं, ये बताओ। अच्छा, ये आ गया। ठीक है, नोट कर लो पहले इसको। इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट, डिस्प्लेसमेंट 0 से 1 तक निकालना है। इसका मतलब हमें इंटीग्रेट करना है, लेकिन उसमें लिमिट डालनी है, इनिशियल 0 और फाइनल 1 की। तो हम लिख देंगे यहाँ पे 2t² + 3 × dt। अगेन इंटीग्रेट वैसे ही करेंगे, t की पावर में एक इंक्रीज कर दो और नीचे वही लिख दो। और ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन क्या करते हैं, उसके साथ एक जो जिसके साथ इंटीग्रेट कर रहे हो वो लगा दो। जैसे 3 का इंटीग्रेशन 3t। इसमें हम क्या करेंगे, लिमिट्स लगाएंगे। इनिशियल है 0, फाइनल है 1। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, एक मॉड लगा के और नीचे वाली लिमिट नीचे लिखते हैं, अपर लिमिट ऊपर लिखते हैं। अब इसके आगे सॉल्व कैसे करते हैं ये समझो। सबसे पहले क्या करो, जो कांस्टेंट दिख रहा है उसको बाहर निकालो। तो इस पूरे इक्वेशन में कांस्टेंट दिख रहा है हमें 2/3, मैंने 2/3 बाहर निकाल लिया। फिर हमारे पास बचा t की पावर 3। अब ध्यान से देखो करना क्या होता है, एक बार इस t की जगह पे ऊपर वाली वैल्यू रखो। तो t की जगह पे अगर 1 रखेंगे तो कितना आएगा, 1 की पावर 3। और फिर क्या करना होता है, एक बार t की जगह पे लोअर लिमिट रखो 0, तो क्या आएगा ये 0 की पावर 3। और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना होता है। सिंपल सा रूल होता है, एक बार अपर लिमिट पुट करते हैं, एक बार लोअर लिमिट, और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और कुछ नहीं करना होता है। जैसे दूसरे टर्म में क्या करेंगे, देखो 3, एक बार हमने अपर लिमिट पुट किया 1 आया, लोअर लिमिट पुट किया 0 आया। इसके आगे सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या आएगा, 2/3 की पावर, ये 1 की पावर 3 क्या होगा 1, तो 2/3 को 1 से इंटू करेंगे तो सिर्फ क्या बचेगा, 2/3 बचेगा। और ये 3 1 जा 3, तो ये कितना आएगा 11/3 मीटर, क्योंकि डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। तो इसमें दोनों में डिफरेंस ये होता है कि जब इंडेफिनिट इंटीग्रेट करोगे तो तुम्हें सिर्फ इक्वेशन मिलेगी, तो तुम टाइम पुट करके किसी खास टाइम का निकालोगे, और डेफिनिट में क्या होगा, डायरेक्ट आंसर आएगा तुम्हारा।
इसको अच्छे से नोट कर लो।